नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान। डियर फ्रेंड्स, आपके आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम डेट क्लियर हो चुका है, जो कि जून में आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के 40 प्रश्न बनते हैं और 40 प्रश्नों में से 15 से 16 प्रश्न आपके करंट अफेयर से आते हैं। तो आज हम करंट अफेयर्स के पूरे सीरीज को कवर अप करने वाले हैं, जो कि आपका एक साल का पूरा करंट अफेयर्स इसमें कवर किया गया है। मई 2024 से लेके मई 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स को इसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से कवर अप किया गया है। आप देख सकते हैं एक बार रिव्यू किस तरीके से क्लास को तैयार किया गया। जितने भी आपके खेल संबंधित पुरस्कार हैं, ट्रॉफी हैं, उन सबको एक ही पेज पे ले लिया गया। तो आइए सेशंस को शुरू करते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाला है। और हाँ, कागर में सागर देना मैं एक बार पहले भी दे चुका हूं आरपीएफ में, जहां पर डायरेक्ट क्वेश्चंस हिट किए गए थे। आइए सेशंस को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पहला प्रश्न है कि सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 21वें संस्करण में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता। ठीक है, किसने जीता, ये आपको आंसर्स बताना। तो आंसर्स क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मनीषा भनवाला हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी मेरे दोस्त, मनीषा भनवाला हो जाएंगी। देखिए, कोई क्वेश्चंस अगर गलती से बाय मिस्टेक, क्योंकि दोस्त वो बोल्ड नहीं होता कि हमें पूरी तरीके से दिखता है, अब मैं कैसे वीडियो बनाता हूं वो चीज आप नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, पूरी तरीके से जबरदस्त तरीके से बताया जा रहा है, तो मनीषा भनवाला हो जाएंगी। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं जितने भी आपके हुए हैं। चैनल भले ही छोटा है लेकिन इतना देता है आपको कि बहुत जबरदस्त। ये शेयर करके कहीं पर रख लीजिए आप, ताकि बाद में पेपर से पहले आप फास्ट रिवीजन कर पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं 11वां अंडर 19 एशिया कप 2024 के बारे में। अगर 11वें अंडर 19 एशिया कप 2024 की बात करें तो इसका आयोजन कब किया गया था, 29 नवंबर 2000 ठीक है 24 से लेके 8 दिसंबर 2024 तक किया गया था। ठीक है, यानी ये 24 का करंट अफेयर्स पूरी तरीके से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेज़बान देश की बात करें तो इसका जो मेज़बान देश था वो संयुक्त अरब अमीरात था। कौन था, संयुक्त अरब अमीरात था। विजेता की बात करें तो 11वें अंडर 19 का विजेता कौन था, तो 11वें अंडर 19 एशिया कप का जो विजेता था वो कौन था मेरे दोस्त, बांग्लादेश था। कौन था, बांग्लादेश था। ठीक है, अगर कप्तान की बात करें तो इसके जो कप्तान थे मोहम्मद अजीजुल ठीक है हकीम तमीम थे। मोहम्मद अजीजुल हकीम तमीम थे। आगे बात करते हैं कि अगर उप विजेता की बात करें तो उप विजेता आपका भारत था, और भारत के जो कप्तान थे वो मोहम्मद अमान थे। कौन थे, भारत के जो कप्तान थे वो मोहम्मद अमान थे। अब हम बात करते हैं कि ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में। किसके बारे में, ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में बात करते हैं। पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट तक अपडेटेड को लिया गया है दोस्त। ठीक है, चलिए, तो ये इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, जो ब्लाइंड टी20 है, जो अंधे व्यक्तियों के द्वारा खेला जाता है, तो इसका जो आयोजन था ये पाकिस्तान के अंदर किया गया था। कहाँ किया गया था, पाकिस्तान के अंदर। अगर विजेता की बात करें तो इसके जो विजेता था वो पाकिस्तानी था और इसने पहला खिताब जीता है। उपविजेता की बात करें तो इसका बांग्लादेश हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि पहला हॉकी जूनियर एशिया कप, पहला हॉकी जूनियर एशिया कप की अगर बात करें तो इसका जो आयोजन किया गया ये मस्कट के अंदर किया गया, और मस्कट कहाँ पर स्थित है, ओमान के अंदर स्थित है। अगर चैंपियन की बात करें यानी पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप किसने जीता, तो ये भारत ने जीता था और ये 5वां खिताब था। ठीक है, उपविजेता की बात करें तो इसमें जो उपविजेता थी पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप में वो पाकिस्तान थी। अगर बात करें तीसरे नंबर पे जापान था। आइए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम बात करते हैं कि संतोष ट्रॉफी 2024 की, क्योंकि 25 वाला अभी नहीं हुआ है। संतोष ट्रॉफी 2000 अगर हम 24 की बात करें तो इसकी जो विजेता थी वो पश्चिम बंगाल थी, और उपविजेता की बात करें तो केरला थी। उपविजेता कौन थी मेरे दोस्त, उपविजेता अगर आपसे पूछेगा तो केरला हो जाएगा, और विजेता की बात करें तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। संस्करण की बात करें तो 78वां संस्करण हो जाता है। थोड़ा सा कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में कहीं गलतियां हो जाती हैं, बाकी दोस्त अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूं इस चीज़ का। ठीक है, तो इसलिए मेरा उद्देश्य अब रहेगा कि भले समय लग जाए लेकिन कंटेंट जो है वो बहुत रियल होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं।
चलिए, और जिस तरीके से ये आपको दिख रहा है ना, उस तरीके से ये ऐसे नहीं तुरंत मिल जाता है। आगे बात करते हैं एसीसी अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 के बारे में बात करते हैं। तो ये जो था संस्करण था, ये कौन से नंबर का, ये पहला संस्करण था। आयोजन की बात करें तो आयोजन स्थल जो था वो कुआलालंपुर था, जो कि मलेशिया के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि विजेता टीम कौन रही। तो एसीसी अंडर 19 महिला एशिया कप की जो विजेता रही वो भारत रही। अगर उप विजेता की बात करें तो कौन हो जाएगी, बांग्लादेश हो जाएगी। और प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, तो गगोदी त्रिशाथी, जो कि भारत की थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, और अगला क्वेश्चंस है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के बारे में। बहुत अच्छी बात है, और यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। सबसे पहले अगर संस्करण की बात करें तो ये 9वां संस्करण था। कौन से नंबर का संस्करण था, 9वां संस्करण था। और मेजबान देश की बात करें तो वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी संयुक्त रूप से दोनों देशों ने किया था। विजेता अगर बात करें तो विजेता इसका भारत था, और दूसरा खिताब है भारत का। जो कप्तान थे वो रोहित शर्मा थे। उप विजेता आपका दक्षिण अफ्रीका थी, याद होगा आपको, और इसके जो कप्तान थे वो एडम मार्करम थे। ठीक है, मैन ऑफ दी मैच जो मिला था इसमें विराट कोहली को मिला था, भारत के थे। और श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो थे वो जसप्रीत बुमराह थे, जो कि भारत के थे। ठीक है, पहली बार टीमें शामिल हुई थी तो यूएसए शामिल हुई थी, कनाडा और युगांडा, ये 3 टीमें ऐसी थी जो पहली बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में शामिल हुई थी। आगे बात करते हैं दोस्त। ठीक है, और देखिए दोस्त, इसको आप कहीं शेयर करके, क्योंकि मैं कंटेंट ऐसा नहीं कि डेली मैं वीडियो डालता रहता हूं। अगर मैं डेली डालूं तो हाँ, सब्सक्राइबर आप लोगों की दुआ से अगर आप लोग चाहेंगे तो बिल्कुल बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्त मेरा उद्देश्य ही रहता है कि कम समय में कितना अच्छा कंटेंट मैं दे पाऊं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम WPL की बात करते हैं, यानी वुमेन प्रीमियर लीग की बात करते हैं, महिला प्रीमियर लीग की बात करते हैं 2024-25 की। तो इसका जो आयोजन किया गया था ये बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ौदा के अंदर किया गया था। आयोजन की बात करें तो 14 फरवरी से 15 मार्च तक, ये 2025 की बात की जा रही है, यानी 14 फरवरी 2025 से 15 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया। और इसके संस्करण की अगर बात करेगा तो ये तीसरा संस्करण था। विजेता टीम इस बार जो रही है ये मुंबई इंडियंस रही है। ठीक है, दूसरी बार मुंबई इंडियंस ने जीता है, और इसकी जो मुंबई इंडियंस की कप्तान थी वो हरमनप्रीत कौर थी। कौन थी, हरमनप्रीत कौर थी। अगर उप विजेता की बात करें तो ओमेल प्रीमियर लीग की जो उप विजेता थी वो दिल्ली कैपिटल्स थी। कप्तान की बात करें तो ये आपकी मैग लैनिंग थी। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ईरानी 61वीं ईरानी कप 2024 में हुई थी। अब देखिए, बाई चांस कभी अपडेट नहीं हो पाया, जैसे ईरानी कप अभी नहीं हुआ 2025 वाला, लेकिन यार 4 दिन बाद आपका हो जाए और उसके बाद फिर क्या हो, वीडियो या 10 दिन पहले हुआ हो उसके बारे में कंटेंट नहीं ले पाया हूं, तो उसके लिए आपको भी समझना चाहिए यार, सिलेक्शंस का मतलब आपको ढूंढना भी होता है कि भाई 61वीं नहीं हुई है तो 61वीं का मतलब ये जान लीजिए 61वीं तो लिखा हुआ है यार, तो ये भी तो आपको समझना है। अब कहीं 61वीं 62वीं हो गई और उसको किसी ने जीत लिया, विदर्भ ने जीत लिया, आप कहेंगे सर आप तो मुंबई अरे भाई देख तो यहाँ की 61वीं लिखी कि 62वीं लिखी है, ये भी तो ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करता हूँ। चलो, तो 61वीं ईरानी कप 2024 की अगर हम बात करेंगे मेरे मित्र, तो इसकी विजेता जो रही है वो मुंबई रही है, और कप्तान जो इसके रहे ये अजिंक्य रहाणे रहे हैं। कौन रहे हैं, अजिंक्य रहाणे रहे हैं। और अगर उप विजेता की बात करें तो इसके शेष भारत रहे हैं, कप्तान जो रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ हो सके। अगर प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो इसको सरफराज खान चुने गए थे। आगे बात करते हैं रणजी ट्रॉफी 2025 की। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से मैं कर दूं, पूरे खेल के संबंधित यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अब रणजी ट्रॉफी 2024-25 की बात करें, इसका आयोजन 11 अक्टूबर 2024 से 26 फरवरी 2025 तक। अगर इसकी विजेता की बात करें तो इसकी विजेता जो थी वो विदर्भ थी, तीसरा खिताब इसने जीता था। उप विजेता की बात करें तो केरला थी। विदर्भ टीम के कप्तान जो थे वो अक्षय वाडेकर थे। कौन थे, अक्षय वाडेकर थे। और अगर केरला टीम के कप्तान की बात करें तो सचिन बेबी थे। कुल 38 टीमों ने इसमें भाग लिया था। प्रशासक जो कराने वाला था वो बीसीसीआई था। ठीक है, और 2024 में जो विजेता थी वो मुंबई थी। अब देखो ये चीजें क्लियर की गई कि 23-24 में मुंबई थी और 25 में, तो इस चीज का ध्यान रखना होता है। आगे बात करते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी की बात करते हैं, जो कि 2024-25 की ये 32वां संस्करण था, याद ये रखिएगा। ठीक है, जो कि
21 दिसंबर 2024 से लेकर 18 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया। अगर इसकी विजेता टीम की बात करें तो कर्नाटका हो जाएगी। कौन हो जाएगी? कर्नाटका हो जाएगी विजेता टीम। ठीक है, 5वीं बार इसने जीता है और कप्तान जो इसके थे वो मयंक अग्रवाल थे। अगर उपविजेता की बात करें तो विदर्भ हो जाएगी और कप्तान जो इसके थे वो करुण नायर थे। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करेंगे तो स्पिनर रविचंद्रन थे, ठीक है, जो कि कर्नाटका के थे, और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो थे वो करुण नायर थे, जो कि विदर्भ टीम के थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब ये देखिए, पुरुष महिला विश्व कप कबड्डी की तो दोनों भारत ने जीता है और इंग्लैंड में आयोजित किया गया था और दोनों इंग्लैंड हारी है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्त, आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच में 14वां नौसैनिक अभ्यास इंद्र शुरू किया गया है। अभ्यास इंद्र की बात की जा रही है तो ये भारत और रसिया के बीच में शुरू किया गया है। किसके किसके बीच में? भारत और रसिया के बीच में शुरू किया गया है। ठीक है, एक्चुअली क्या था, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्त, आगे बात करते हैं दोस्त इसके बारे में कि सबसे पहले अगर बोगो सागर की बात करें तो बोगो सागर जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया है। ठीक है, किस स्थान पर किया गया, ये भी प्रश्न इस समय सबसे ज़्यादा जो एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न बन चुका है। तो अगली वीडियो मैं जब लाऊंगा तो वहां पर बहुत डिटेल से चीज़ें कराऊंगा। अभी मेरा उद्देश्य ये है ताकि आपको रिविजन फास्ट करा पाऊँ। ठीक है, अगर बात करें कि युद्धाभ्यास की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच में इंद्र युद्धाभ्यास, ये भारत और रूस अभी बताया मैंने। सूर्य किरण युद्धाभ्यास की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच में होता है। और शक्ति की बात करें तो जो शक्ति युद्धाभ्यास है ये किसके किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। वरुण की बात करें ये भी भारत और फ्रांस के बीच में। गरुण की बात करें ये भी भारत और फ्रांस के बीच में। अगर शिन्यू मित्री की बात करें तो ये भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन की बात करें तो भारत और जापान के बीच में। और अगर वीर गार्जियन की बात करें तो ये भारत और जापान के बीच में। जिमेक्स की बात करें तो जिमेक्स का आयोजन भी भारत और जापान के बीच में। और मैत्री की बात करें तो ये भारत और थाईलैंड के बीच में किया गया। आगे बात करते हैं। अब अप्रैल के करंट अफेयर्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ भी आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले अगर बात करें कि भारत और किस देश के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीब का गठन किया गया है, तो ये आपके डायरेक्ट प्रश्न, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्त। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके 12 मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और उसके साथ ही लास्ट के 3 मंथ के करंट अफेयर्स को बिल्कुल एक एक करंट अफेयर्स को कवर करना है। तो उसी को लास्ट के 3 मंथ के करंट अफेयर्स को एक एक करंट अफेयर्स को ले लिया गया है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बताया कि लीबा का गठन क्या किया गया है भाई? व्यापार करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया है। आगे बात करते हैं कि एबल पुरस्कार 2025 की, तो एबल पुरस्कार 2025 के लिए किसे नामित किया गया? तो ये मास्की काशीवारा को किया गया है। किसको किया गया? मास्की काशीवारा को किया गया। आगे बात करते हैं L&T फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किससे नियुक्त किया गया है? तो ये जसप्रीत बुमराह को किया गया है, L&T। ठीक है, आगे बात करते हैं किस देश के 6ठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यानी जो बिमस्टेक शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा और कौन से नंबर किया जा रहा है? 6ठे नंबर का है, जो कि कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये थाईलैंड के अंदर। आगे बात करते हैं कि ATP मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये आपके नोवाक जोकोविच बन गए। भारत ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी हाल ही में म्यांमार के अंदर भूकंप आया था और उनमें लोगों की मदद के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट्स पर। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर दोस्त कि सिंदबाद पनडुब्बी जो कि लाल सागर में डूब गई थी, ये मिस्र की एक पनडुब्बी थी जो डूब गई थी और इसके डूबने से लगभग 6 लोगों की मौत हो गई थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन तो दिल्ली के अंदर किया था। आगे बात करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसको कि पृथ्वी के पोल टू पोल कक्ष में पहला मानव अंतरिक्षयान भेजने के लिए स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये फर्म 2 लॉन्च किया गया है। कौन सा लॉन्च किया गया? फर्म 2 लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं कि मनरेगा न्यूनतम मजदूरी 2025-26 में ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई है? जो मनरेगा की मजदूरी होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो मजदूरी में वृद्धि करने वाला राज्य बना है वो आपका हरियाणा है, यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि इसने किया है। आगे बात करते हैं कि किस शहर के
प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये अहमदाबाद का, गुजरात जो अहमदाबाद का है, ठीक है, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर कि किस शहर में आईआईएम अहमदाबाद अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर शुरू करेगा? तो ये दुबई के अंदर शुरू किया जाएगा। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप समझ पाए, क्योंकि दोस्त 12 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लिया गया है। लास्ट में 3 मंथ के करंट अफेयर्स जो ये आपके दिख रहे हैं, ये लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि 3 मंथ के करंट अफेयर्स को ज़्यादा डिटेल पूछेगा और बाकी जो हैं 12 मंथ के करंट अफेयर्स को वो चर्चित करंट अफेयर्स को ही केवल पूछेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई, ये देख लीजिएगा कि जो मियामी ओपन 2025 है ये किसने जीता है? तो ये आर्याना सबालेका ने जीता है, ये चीज याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा कि अप्रैल 2025 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी को समर्थन किया है? यानी अस्थायी सदस्य होना चाहिए भारत, इसके लिए समर्थन किसकी तरफ से मिला है? तो ये भैया चिली की तरफ से समर्थन मिला है। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए देख लीजिएगा, इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप कवर कर पाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए दोस्त, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट व्यू पे। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद की बात की जा रही है, तो एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन बने? तो एशियाई जो क्रिकेट परिषद है इसके अध्यक्ष जो बने हैं वो मोहसिन नकवी बने हैं। कौन बने मेरे दोस्त? मोहसिन नकवी बने हैं, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में। देखो दोस्त, सबसे पहले तो मैंने प्रूव्ड दिया था और प्रूव्ड मैं दूंगा, जब लॉन्ग वीडियो लाऊंगा तो मैं प्रूव्ड जरूर दूंगा। कभी भी आप टेक्स्ट बुक पे या कहीं पर अगर आप क्या दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक पे अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, साथ ही में माय डियर फ्रेंड्स कहीं पर आप प्रीवियस ईयर को पेपर को देखिएगा तो लगभग 16 से 17 क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं करंट अफेयर से, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है और उन्हीं टॉपिक को लिया गया जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में, तो ट्विटर के जो नए सीईओ बने वो कौन बने? लिंडा याक्रिनो बने हुए हैं। ठीक है, अगर बात करें कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिर्देशक कौन है? तो टेड्रोस, ठीक है, ग्रोवेस करके हैं, टेड्रोस अदानोम या टेड्रोस ग्रोवेस करके हो जाएंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो फिलेमोन यांग हो जाएंगे, जो कि कैमरून के हैं। आगे बात करते हैं कि यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? तो कैथरीन रसेल बनी है। कौन बनी है मेरे दोस्त? कैथरीन रसेल बनी है। आगे बात करते हैं कि FATF के अध्यक्ष जो बनी है वो कौन बनी है? एलिसा डे एंद्रा माद्रुजो बनी है। अजीब अजीब नाम है। आगे बात करते हैं कि यूएनओ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस बहुत दिन से बने हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के अध्यक्ष कौन बने? तो ICC के जो अध्यक्ष बने वो जय शाह जी बने हैं। आगे बात करते हैं कि बिमस्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? तो इंद्रमणि पांडे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इंद्रमणि पांडे। अगर बात करें कि वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था, अजय बंगा हो जाएंगे। अजय बंगा हो जाएंगे। आगे बात करते हैं IMF यानी इंटरनेशनल मनी फंड की बात करें तो इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि IMF की डिप्टी MD कौन है? तो गीता गोपीनाथ हो जाएंगी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आपका जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश ने लॉन्च किया है? बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रश्न, लास्ट 3 मंथ के भी प्रश्न को देखना है मेरे दोस्त, और इस वीडियो को कहीं आप शेयर करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए, और कहीं भी कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता होगा एक आध क्वेश्चन, क्योंकि जल्दबाजी में थोड़ा सा, बाकी चीज़ें बहुत तरीके से दी जाती हैं आपको। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, और यहाँ से भर भर के आपके प्रश्न में 2019 में आपके बहुत सारे प्रश्न आए थे RRB NTPC में। ठीक है, तो अगर बात करें कि हाल ही में जारी की गई नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? ठीक है, तो ये 36वें नंबर पर भारत है। कौन से नंबर पर है? 36वें नंबर पर भारत है। आइए जितने भी रैंकिंग है उनको हम एक बार देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्टिंग रैंकिंग में, वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी विश्व खुशहाली सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 118 नंबर पर है। भारत किस नंबर पर है? 118 नंबर पर है। अगर टॉप की बात करें तो फिनलैंड हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को 2024 वाला याद होगा, वो 25 का पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, क्या कि ये वीडियो खोले, पढ़ना शुरू कर दे, उसके बाद देखे तो कह रहे हैं गलत बता रहे हैं मास्टर।
अरे भाई तू खुद देखना। और गूगल का भी जब तुम देखोगे ना तो जो लेटेस्ट अपडेट होता है वो गूगल पे नहीं आता दोस्त। उसको करने के लिए, क्योंकि गूगल कभी कभी पीछे का ही बता देता है, तो उसको करने के लिए समाचार पढ़ लिया करो। जब गूगल पे जाओ तो वहाँ समाचार लिखा होता है, उसको पढ़ो, तो वहाँ से क्लियर होगा तुम्हारा। ठीक है, लुकुर लुकुर करने से कुछ नहीं होगा। आगे बात करते हैं कि विश्व वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2025 की बात करें तो 14वें नंबर पर भारत है और टॉप पर जो था वो बुर्किना फासो था। आगे बात करते हैं कि फ्री एक्सप्रेशंस इंडेक्स की बात करें तो ये 24वें नंबर पर भारत है 2025 की बात करते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 की बात करें ये 39 नंबर पर है और टॉप पर जो था वो स्विट्जरलैंड था। देखिए ये वैश्विक नवाचार सूचकांक 2000 की बात करें तो 2019 वाला पेपर में आपसे पूछा गया था। वैश्विक नवाचार सूचकांक आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के पेपर को, या टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हिट हुआ था प्रीवियस ईयर के एक बार करंट अफेयर्स को। क्योंकि एक पेपर केवल उठाइए और उससे देखिए कितने करंट अफेयर्स और किस चीज से बना है। सबसे ज्यादा जो बन रहा है वो आपके हर शिफ्ट में आया था आपके इंडेक्स से। ठीक है, तो नवाचार सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 39 नंबर पर है, जो टॉप पे है वो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। पीस इंडेक्स मतलब शांति सूचकांक में जो भारत का स्थान है, ये 2025 वाला भी नहीं लॉन्च किया गया, तो 24 में जो भारत का स्थान था 116 नंबर पर था और टॉप में जो है वो आइसलैंड हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि ग्लोबल गैप रिपोर्ट 2024 की, तो भारत का जो स्थान 129 नंबर पर है और टॉप पर जो हो जाएगा वो आइसलैंड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि करप्शन इंडेक्स 2024 की, तो भारत का 96 नंबर पर है और जो टॉप पर था ये डेनमार्क है। टॉप पर कौन हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की, तो भारत का 38वां स्थान है और जो टॉप पर है वो सिंगापुर हो जाएगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो भारत का 2024 में जो स्थान है 159 नंबर पर है और जो टॉप पर हो जाएगा वो नॉर्वे हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का जो स्थान है 105 नंबर पर है और प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक की बात करें तो भारत का 176 नंबर पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की जब हम बात करते हैं तो 64वें नंबर पर है और यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 39 नंबर पर। आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर्स हैं और आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस क्वेश्चंस को देखिएगा जबरदस्त तरीके से और इस क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा विवाद बन गया था। ठीक है, मैंने वीडियो अपलोड किया था तो विवाद का थोड़ा सा कारण ये बना था कि सीमा अग्रवाल मेरे द्वारा बताया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और दिमाग को खोल लीजिएगा लल्लू लाल। ठीक है, अगर सीमा अग्रवाल की बात करें तो इससे पहले सीमा अग्रवाल थी, अभी नया अपडेटेड हुआ है। किनको बनाया गया है? मनोज अब्राहन को बनाया गया है और तब ऑप्शन में मनोज अब्राहन नहीं थे। और अगर मनोज अब्राहन ऑप्शंस में नहीं है मेरे लल्लू लाल तो आपको ये भी समझना, मेरे दोस्त जिन्होंने कमेंट कर दिया उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ भाई, ये मेरे मित्र ये समझना है कि अगर कमेंट बॉक्स में नहीं है, अगर ऑप्शंस में नहीं है मनोज अब्राहन, तब तो सीमा अग्रवाल ही आपको मारना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर ही पूछ रहा है ना वो चीज़, तो न्यू अपडेटेड नहीं हुआ था। अब अपडेटेड मैं बता रहा हूं कि इससे पहले सीमा अग्रवाल थी लेकिन वर्तमान समय में आपके मनोज अब्राहन बनाए गए। ठीक है, तो गूगल मारने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए चीज़ों को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मनोज अब्राहन को। इससे पहले कौन थी? सीमा अग्रवाल थी। इससे पहले सीमा अग्रवाल थी, अभी कौन हो चुके? मनोज अब्राहन हो चुके। अगर पेपर में मनोज अब्राहन ऑप्शन नहीं देता सीमा अग्रवाल, तो सीमा अग्रवाल ही मारना तुम्हें। ठीक है, क्योंकि अभी 10 से 15 दिन पहले इनका नियुक्ति किया गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब हम हालिया नियुक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ के जो इस समय हैं वो राजेंद्र सिंह भट्टी हैं, राजविंदर सिंह भट्टी हो जाएंगे। इंडियन आर्मी के इस समय जो हैं वो उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे, यानी इंडियन आर्मी के जो प्रमुख हैं वो उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। अगर बात करें कि इंडियन नेवी की बात करें तो भारतीय थल सेना जो प्रमुख हैं वो दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। अगर इंडियन और एयरफोर्स की बात करें यानी भारतीय वायुसेना की बात करें तो ये अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष बनी है वो विजया किशोर राहटकर जी बनी है। आगे बात करते हैं कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने ये सतीश कुमार जी बने हैं। कौन बने? सतीश कुमार जी।
आगे बात करते हैं कि एसबीआई के चेयरमैन CS शेट्टी जी बने हैं। कौन बने? CS शेट्टी जी। अब बात करते हैं, देखो 91वें नंबर के तो ये आपके संजीव खन्ना थे। किस तरीके से? अभी 4 दिन पहले इनकी नियुक्ति हुई है। अगर आपके 52वें CGI की बात करें तो ये 4 दिन पहले बने हुए हैं। और कौन बने हैं आपको बताना है कि कौन बने हुए हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसीलिए जगह छोड़ दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो कौन हो जाएंगे? BR गवई हो जाएंगे। देख लीजिएगा आप, अगर 52वें CGI की बात करें तो आप कौन समझ सकते हैं? BR गवई हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि लोकपाल इस समय कौन बने हैं तो ये AM खान बिलाकर करके हैं, ठीक है। अगर फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो जो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। अगर बात करें कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के तो ये डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी हो जाएंगे। CRPF के वर्तमान महानिर्देशक की बात करें तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। इसरो की अगर बात करें कि वर्तमान प्रमुख कौन है तो इसरो के जो वर्तमान प्रमुख हैं वो BR नारायण हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा। अब देखिए, अगर बात करें कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट के 73वें अध्यक्ष तो ये चरणजोत सिंह नंदा हो जाएंगे, यानी चरणजोत सिंह नंदा हो जाएंगे। SBI कार्ड के अगर MD और CEO की बात करें तो ये सलीला पांडे जी हो जाएंगी, ठीक है। नए वित्त सचिव की बात करें तो अजय सेठ हो जाएंगे। राजीव गाबा को नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो निधि सचिव बनी है वो निधि तिवारी। तो ये देखिए अग्निशमन और बचाव वाली, तो अभी थोड़ा सा इसको अभी की बात करें तो इनको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। आपको मैं बता चुका हूं। आगे बात करते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि पेपर के दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, चलिए अगला प्रश्न है कि राम सहाय पांडे कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? तो ये एक लोक नर्तक थे जिनका हाल ही में क्या हो गया मेरे मित्र? निधन हो गया है। आइए जान लेते हैं जितने भी व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनके बारे में। सबसे पहले अगर बात करें कि जाकिर हुसैन, इनका भी निधन हो चुका है। ये किससे संबंधित है? तो जाकिर हुसैन जी की अगर आप बात करेंगे तो ये प्रसिद्ध तबला वादक थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद रोहित बल की बात करें तो ये फैशन डिजाइनर थे, इनका भी निधन हो गया। शारदा सिन्हा की बात करें तो ये बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनका भी निधन हो चुका है। आपसे पेपर में कैसे पूछेगा शारदा सिन्हा का निधन हाल ही में हो गया, ये किससे संबंधित है? बस यही पूछेगा, ठीक है। गणेश की अगर बात करें तो प्रसिद्ध तमिल अभिनेता थे, इनका भी निधन हो गया। और जॉन टेटनी वुड करके हैं, ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इनका हाल ही में निधन हो चुका है, ठीक है। रतन टाटा जी को आप जानते होंगे, टाटा सन्स के प्रमुख थे, इनका निधन हो चुका है। कनक राजू की बात करें तो पद्मश्री व गुडासी डांस मास्टर थे, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो निधन को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका आंसर आपको बताना है कि पहली बार हिमालयी ऊंचाई वायुमंडल एवं जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, अब देखिए इसके आंसर आप दिखाइए ना, देखिए आप खुद के मन से दीजिए तो फिर मैं जान जाऊंगा कि करंट पढ़ते हो, ठीक है। वैसे नहीं कि गूगल मार के ही दो आंसर, चलो दो फिर जान। चलिए आगे बात करते हैं दोस्त, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत जरूरी है आपके पेपर के दृष्टि से। आगे बात करते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्त अगले क्वेश्चंस पर कि हाल ही में लॉन्च की गई द इंडिया एज आई सॉ नामक किताब निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि द इंडिया एज आईसा नामक जो किताब है ये किसकी आत्मकथा है। आगे बात करते हैं, अब हम कुछ पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें द बिनर्स माइंडसेट किसकी पुस्तक है? तो ये सेन वाटसन की पुस्तक है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नाइफ, ठीक है, हेरोइंग टेल ऑफ रिजिलियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच, ये किसकी पुस्तक है? तो ये सलमान रुश्दी की पुस्तक हो जाएगी। इसके बाद रौद्र शातविकम की बात करें तो ये प्रभा वर्मा की पुस्तक हो जाएगी। यादें जो पुस्तक है ये पुष्पा भारती की हो जाएगी। आगे बात करते हैं कि वेलकम टू पैराडाइज जो पुस्तक है ये किसकी हो जाएगी? टिंकल खन्ना की हो जाएगी। और ये मिशनरी ये दु सुब्बा राव की पुस्तक हो जाएगी। इजराइल वाल डायरी की बात करें तो ये विशाल पांडे की पुस्तक हो जाएगी। द गोल्डन ईयर की बात करें तो ये किसकी हो जाएगी? रस्किन बॉन्ड की हो जाएगी। वाई भारत मैटर्स की बात करें तो जो वाई भारत मैटर्स पुस्तक है ये यस जयशंकर की हो जाएगी। अगर 12th फेल की बात करें तो ये पुस्तक किसकी? ये अनुराग पाठक की हो जाएगी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर, ठीक है। जरूरी है कि ये देखिए फॉर
स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, अगर 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की बात करें तो ये पुस्तक किसकी हो जाएगी, मनोज मुकुंद नरवाणे जी की हो जाएगी। थंब ऑफ स्टैंड की बात करें तो ये किसकी हो जाएगी, ये गीतांजलि श्री की हो जाएगी, गीतांजलि श्री की हो जाएगी। ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि फेडरल बैंक का अगर ब्रांड एम्बेसडर बात करें तो विद्या बालन जी को बनाया गया है। इसके बाद स्केचर्स का जो ब्रांड एम्बेसडर है जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। एमआरएफ की बात करें तो एमआरएफ का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है यह शुभमन गिल को बनाया गया। फिक्की की बात करें तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ये आयुष्मान खुराना को खो खो विश्व कप 2025 के लिए टाइगर श्रॉफ और सलमान खान को बनाया गया है। आगे बात करते हैं कि सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिंह को प्लेयर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। शिखर धवन की बात करें तो भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में 34वां सरस्वती सम्मान की बात की जा रही है कि जो 34वां सरस्वती सम्मान है किससे दिया गया है, तो ये साधु भूद्रेश दास जी को दिया गया है। किसको दिया गया है, साधु भूद्रेश दास जी को दिया गया है 34वां आपका, ठीक है, सरस्वती सम्मान। आइए जान लेते हैं जितने भी आपके सम्मान हैं उनको आप एक तरीके से, जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024-25 की बात करें तो ये विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि एबल पुरस्कार पहले ही बता चुका हूं कि मास्की काशीरावा को दिया गया है। भारत रत्न की बात करें तो कितने लोगों को, टोटल आपके लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव को दिया गया था, ठीक है, PV नरसिम्हा राव। और एक लोग और हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किनको दिया गया था, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर दिया गया, क्या ऑप्शंस में कर्पूरी ठाकुर नहीं दिया तो ये ध्यान तुमको रखना है। आगे बात करते हैं कि व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान 2024-25 ये सूर्यबाला को दिया गया है। अब बात करते हैं कि आइस्कर अवार्ड 2024-25 की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही आइस्कर अवार्ड में वो अनोरा फिल्म रही। कौन सी फिल्म रही, अनोरा। अगर सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता की बात करें तो एड्रियन बॉडी हैं, एड्रियन बॉडी हो जाएंगे। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो शॉन बेकर हो जाएंगे। किस फिल्म के लिए इनको मिला है, तो अनोरा फिल्म के लिए। अच्छा, बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो ये मिकी मैडसन हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, मिकी मैडसन हो जाएंगी। आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करें अगर कि मित्र विभूषण पुरस्कार जो श्रीलंका के द्वारा दिया जाता है ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और 54वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है किसको दिया गया है, तो 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। आगे बात करते हैं कि आईफा अवार्ड 2025 की जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे ये कार्तिक आर्यन थे। आगे बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो ये 4 लोगों को दिया गया है। डी गुकेश को दिया गया, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, प्रवीण कुमार को दिया गया और मनु भाकर को दिया गया। डी गुकेश शतरंज से संबंधित है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। हरमनप्रीत सिंह की बात करें हॉकी से संबंधित है। अगर प्रवीण कुमार की बात करें तो ये पैरा एथलेटिक्स हैं। और मनु भाकर की बात करें तो शूटिंग से संबंधित है। आगे बात करते हैं, चलिए अगर कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो ये किसे दिया गया, सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, ठीक है। 73वें मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता की बात करें तो ये विक्टोरिया कैजोल थिलिंगबिंग को दिया गया है। 71वां मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में फ़र्क समझिएगा, ये किसको दिया गया है, तो क्रिस्टलिना पिजिस्किवा को दिया गया है। अच्छा, 2024 का नोबल शांति पुरस्कार की बात करें तो ये निहोन हिडांक्यो संगठन को दिया गया है। तो आज के लिए इतना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ये 30 मिनट का वीडियो है। 30 मिनट के वीडियो में दोस्त बहुत कुछ दिया गया है जो कि आपके पेपर के दृष्टि से जब लास्ट में आप इसको शेयर करके रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।